मित्रों नमस्कार। आज का जो विषय है वो है सॉइल में ह्यूमस कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि मैंने बोला कि प्राकृतिक खेती, जब तक हम अपने खेत में ह्यूमस की मात्रा को 1% से ज़्यादा ना कर दें तब तक प्राकृतिक खेती संभव नहीं है। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था में की जाने वाली खेती। और जब मेरी प्रकृति की व्यवस्था चरमरा जाती है तो प्रकृति की व्यवस्था को ठीक करने के जो उपक्रम हैं उन्हीं का नाम है प्राकृतिक खेती। जैसे कई बार लोग कहते हैं सोशल मीडिया में कि साहब टमाटर की प्राकृतिक खेती करनी है तो क्या करें। कोई कहता केले की प्राकृतिक खेती करनी है तो क्या करें। कोई कहता है भिंडी की प्राकृतिक खेती के लिए क्या करें। तो मित्र, आप फसलें भूल जाइए। प्रकृति की व्यवस्था को ठीक करने का काम ही प्राकृतिक खेती है। और जब प्रकृति की व्यवस्था की बात करता हूं तो कहता हूं एक है साधे सब सदै, सब साधे सब जाए। प्रकृति का मतलब जमीन ही है। प्रकृति का मतलब सॉइल ही है, जिस सॉइल में आप कोई फसल लेना चाहते हो। तो मैंने बोला कि इस देश में 400-500 प्रकार की क्रॉप हैं जो किसान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सीजन में बोते हैं। हर क्रॉप में वीड्स लगते हैं, हर क्रॉप में कोई ना कोई बीमारी लगती है, हर क्रॉप में कोई ना कोई इंसेक्ट लगता है। तो 500-400 प्रकार की क्रॉप हैं, फिर हर क्रॉप में 2-3-4 प्रकार के वीड्स हैं, 2-3-4 प्रकार की बीमारियां हैं, 4-5 प्रकार के इंसेक्ट हैं। तो अब कोई पूछता है कि साहब भिंडी में कीड़ा लग गया क्या करें, टमाटर में कीड़ा लग गया क्या करें, गन्ने में कीड़ा लग गया क्या करें, गन्ने के रोग में क्या करें, भिंडी के रोग में क्या करें, पपीते के रोग में क्या करें, पपीते में कितना फर्टिलाइजर डालें, गन्ने में कितना फर्टिलाइजर डालें, भिंडी में कितना फर्टिलाइजर डालें, गेहूं में कितना फर्टिलाइजर डालें। तो अभी तक जो देश में हो रहा है कृषि तकनीकी के नाम पर, चूंकि आपकी बहुत प्रॉब्लम आ गई, आपके मन में आपके खेती के विषय में बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो जब आपने अपनी प्रॉब्लम को किसी को बताया तो नाना प्रकार के उपाय मिले। और उपाय बताने वाले जो लोग हैं वो आपके उपाय की चिंता नहीं होती उनको चिंता होती है अपनी मार्केट की जी। कि चूंकि खेती में किसान अगर पीड़ित है तो मैं उसको कौन सा फार्मूला बताऊं, उसको क्या चीज़ खरीदवा दूं तो मुझे धन मिल जाए। मैं विनोद कुमार सचान अक्सर एक ही बात कहता हूं, देश के 14 करोड़ किसानों से अपील करता हूं कि खेती के सत्य को अगर समझ लेंगे तो आपकी जेब में गाड़ी कमाई का जो पैसा है ना, मेहनत के बाद आपने 1 लाख की फसल बेची, 35,000 की फसल बेची, 2 लाख की फसल बेची, वो जो पैसा आ गया है आपकी मेहनत का, वो मेहनत का पैसा आपका 1 रुपया भी बाहर न जाने पाए। तो जब आप अपनी मेहनत का पैसा बाहर नहीं जाने देना चाहते तो उसके लिए मैं एक ही सत्य बताता, वो सत्य को देश का हर किसान समझ ले। बस उन्नत खेती, मध्यम बान, निश्चित चाकरी, भीख निदान, फिर से किसान खेती जो है उन्नत व्यवसाय का दर्जा बन जाएगा और सब लोग आपके नीचे आ जाएंगे। अभी तो किसान को अज्ञानता की राह पर ढकेला गया है, क्योंकि इसको मैं क्या बेच दूं। तो उत्पादन बढ़ाने के नाम पर आपके साथ एक खेल शुरू हुआ। और हुआ क्या खेल कि जब खेल शुरू हुआ था तब आप कर्जदार नहीं थे। आज के 70 साल पहले देश का कोई किसान कर्जदार नहीं था और हंसता था, मुस्कुराता था, प्रेम से गांव में रहता था। भौतिक संसाधन ना शहर वाले के पास थे ना गांव वाले के पास थे जी। आज क्या हुआ मित्र कि शहर वालों के पास तो भौतिक संसाधन भी हैं और रुपया भी है,
किसान जो दिन रात खेती करता है, 5 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है, वो नाना प्रकार की फसलें बोता है, ना ठंड देखता है, ना बारिश देखता है, ना गर्मी देखता है, और उसके ऊपर 2 लाख का, 1.5 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का कर्जा है। अन्नदाता किसान जो दुनिया को पालता है, उसके पास कर्जा क्यों है, बस इतना समझना। उसके पास कर्जा क्यों है, उस निमित्त मैं बात बताता हूं ह्यूमस की, कि आप जिस जमीन पर फसल उगाते हो, अगर आप उस जमीन को अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि खेती का सारा दारोमदार सॉइल की फर्टिलिटी पर ही डिपेंड करता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को ठीक करने का काम है प्राकृतिक खेती। अगर हम नहीं जाने तो क्या होगा। अभी मिट्टी की जांच होती है, तो मिट्टी के मित्र धरती के 3 कैरेक्टर हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर और केमिकल कैरेक्टर। तो किसी ने कहा कि किसी किसान ने कहा, साहब मेरी गन्ने की ग्रोथ कम होती, तो बोले मिट्टी की जांच कराओ। तो आप आधा किलो मिट्टी लैब में ले गए खेत की, उन्होंने कहा कि मिट्टी में नाइट्रोजन इतना, फास्फोरस इतना, जिंक इतना, पोटास इतना है, और लोहा इतना है, तांबा इतना है, कापर इतना है, इसकी कमी है। यानी कि वो मिट्टी की जांच के बाद आपको जो बताया जा रहा है कि आप इतना जिंक डालिए, इतना कापर डालिए, इतना आयरन डालिए, इतना नाइट्रोजन डालिए, इतना पोटास डालिए, इतना फास्फेट डालिए, और ये चीज़ें बाजार से खरीद के लाइए। अब आपको ना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, कापर कुछ नहीं खरीदना है। अगर ये ज्ञान आपको मिल जाए जी, तो आप जीत गए। तो उस ज्ञान की चर्चा करूंगा, जरा ढंग से सुनना, समझना, और जिन किसान भाइयों को मेरी बात उचित लगे वो अपने तक सीमित न रखें, इस विषय को वो देश के दूसरे किसानों को जहां तक भेज सकते हो भेजें। अब मेरे पास मित्र एक तो ये बोतल, ये है जंगल की मिट्टी से बना हुआ जीवामृत। इसका मैं हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में बताऊं, बिल्कुल सरल शब्दों में बताऊं, तो जंगल की मिट्टी के जो जीवाणु आज मेरे हाथ में लिक्विड के फॉर्म में हैं, ये आज के 70 साल पहले आपकी जमीन में थे, जब मैं पेस्टिसाइड नहीं डालता था, तो ये वहां भी थे। तभी आपने देखा होगा कि आपकी फसलों में कोई बीमारी नहीं लगती थी। आधुनिक कृषि तकनीकी में कहा कि बीडीसाइड डाल करके खरपतवार को मारो, कोई बीमारी लग जाए तो फंजीसाइड डालो, कोई इंसेक्ट लग जाए तो इंसेक्टिसाइड डालो, और उसमें भी बहुत सारे ये पेस्टिसाइड सिस्टेमिक हैं जी। तो जब मैं सॉइल में, मिट्टी में भूमि शोधन के नाम पर, दीमक को मारने के नाम पर, व्हाइट ग्रब को मारने के नाम पर, निमेटोड्स को मारने के नाम पर, जब हैवी मात्रा में बहुत खतरनाक पेस्टिसाइड जमीन में डालता हूँ, तो केंचुआ, दीमक, गुबरैला सब मर जाते हैं, और साथ में मर जाते हैं सॉइल में रहने वाले लाखों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब आपकी सॉइल में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए, तब प्रश्न आया कहाँ मिलेंगे। तो मैंने तो कहा जंगल की मिट्टी में मिलेंगे, कुछ लोग कहते हैं गाय के गोबर में मिलेंगे। अब आपको समझना है, अगर गाय के गोबर में वो वाले जीवाणु होते तो गाय का गोबर खुद क्यों नहीं सड़ता। जैसे एक गाय, जिस किसान के पास 4 गाय पली हैं और वो हर रोज का गोबर उठा करके एक जगह डालता रहता है, तो अगर गाय के गोबर में मिट्टी को, कार्बनिक पदार्थ को डिकम्पोज करने वाले माइक्रोब्स होते तो गाय का गोबर तो खुद ही सड़ जाता, वो भी नहीं सड़ता। तो मतलब कि जो जीवाणु मिट्टी में मैंने मारे वो गाय के गोबर में, गाय के पेशाब में नहीं है। तो मैं बात बता रहा था ह्यूमस की। अब ह्यूमस के बारे में समझना, ये मेरे हाथ में ये क्या कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि ये खरपतवार जो निकाले गए जमीन से वो है। ये क्या है, इन पेड़ों की पत्तियां हैं।
फसल अवशेष है। फसल अवशेष, वृक्षों की पत्तियां, निकाई गुड़ाई के बाद खरपतवारों के अवशेष, पशुओं का मलमूत्र और मनुष्य का मलमूत्र, ये इसको बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। जी। अब कार्बनिक पदार्थ एक उम्र के बाद जब ऐसे ही पड़ा रहता है तो नीचे आपको दिखाता हूं, जैसे मैं जहां बैठा हूं, ऊपर तो मैंने निकाला ये सूखा, अभी और नीचे जब जाऊंगा तो ये कार्बनिक पदार्थ सड़ने लगा है, ये इसका रूप बदलने लगा है। अब ये रूप बदल क्यों रहा है? इसमें मॉइस्चर है और ये जीवाणुओं ने काम करना शुरू कर दिया है। तो 1% ह्यूमस सॉइल में होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि मेरे किसी भी फसल में, गन्ना, धान, गेहूं, कपास, जो हैवी फीडिंग क्रॉप है, इनमें मुझे यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर ऐसी कोई ज़रूरत ना पड़े, तो सिंपल सी कहानी है, आप एक बार ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाइए। अभी पड़ती क्यों है? अभी मित्र इसलिए पड़ती है कि हमारे देश की भूमियों में जो ह्यूमस की मात्रा है वो एक्चुअली 0.3% से नीचे है। मैं कहता हूं इसको 1% के ऊपर होना चाहिए। तो आपने CN रेशियो सुना होगा, 10:1। जैसे मेरे हाथ में ये जो पदार्थ है, ये कहलाता कार्बनिक पदार्थ। अभी धीरे धीरे समय के साथ ये विघटित होगा, ये ब्लैक कलर का हो जाएगा जी। जब ब्लैक कलर का हो जाएगा तब उसको कहेंगे कार्बन जी। और इस कार्बन में ये होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो ह्यूमस है, ह्यूमस में क्या होता है कि अगर 100 किलो ह्यूमस है तो उसमें से 1 किलो ये जीवाणु अगर हैं, 100 किलो ह्यूमस में 1 किलो जीवाणु हैं, तो जीवाणु इसके साथ क्रिया करते हैं, इस पर अपना भोजन, इससे भोजन बनाते हैं और इसको खाते हैं। नमी की दशा में अगर ये सूखा है तो जीवाणु इसको नहीं खा पाएंगे। अगर इस पदार्थ में नमी है और ये जीवाणु है तो ये जीवाणु इस भोजन को खाएंगे। और प्रकृति का एक नियम है कि अगर आपके 1 एकड़ ज़मीन में, जैसे मैंने बोला 1 एकड़ ज़मीन में 1% अगर ह्यूमस है तो उसका मतलब 1 एकड़ ज़मीन में 80 कुंटल ह्यूमस है। और 80 कुंटल ह्यूमस बनाने के लिए हमको कम से कम 140 कुंटल ड्राई मैटर, ये वाला, ये जो शुष्क पदार्थ है, अगर 140 कुंटल मैं 1 एकड़ ज़मीन में डाल दूं ड्राई फार्म में, और उस खेत में फिर ये जीवामृत वाले जीवाणु चले जाएं, तो क्या है कि पहले इसको सड़ा के कार्बन के रूप में कन्वर्ट, यानी ब्लैक कलर का बन जाएगा। और जब 80 कुंटल ब्लैक कलर का होगा तो क्या होगा, उसमें से 8 कुंटल, 10:1, 80 में से 8 कुंटल, 80 कुंटल कार्बन है तो उसका 8 कुंटल न्यूट्रिशन निकलेगा, जिसको किताबों में पाएंगे CN रेशियो का मतलब कहते हैं कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। मैं क्या कहता हूं, ये कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात नहीं, कार्बन और फसलों के न्यूट्रिशन का अनुपात है। अगर 80 कुंटल कार्बन आपके खेत में हो जाए तो उससे 8 कुंटल न्यूट्रिशन रिलीज होगा साल भर में। आप सब जानते हैं कि कोई भी वनस्पति जमीन से है तो जमीन पर डिपेंड, लेकिन जमीन से केवल 5% भोजन लेती है। 95% भोजन वो एटमॉस्फेयर में बिखरी हुई ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में, जलवायु में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उससे भोजन बनाता है, सूरज की रोशनी से। तो अगर 8 कुंटल हमारे खेत में जीवांश है, बात समझना मेरी, ह्यूमस की बात कर रहा। ह्यूमस में 3 चीज़ें हैं, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन है, जिंदा जीव की सेल हैं,
और जीव की मरी हुई सेल हैं, डेड सेल हैं। तो ये बोतल में अरबों की संख्या में जीवाणु हैं। इनमें से मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। तो जो मर रहे हैं उसको कहते हैं जीवांश, मरे हुए जीवों का अंश जीवांश। तो ह्यूमस एक वो पदार्थ है जिसमें कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन है, सूक्ष्म जीवाणुओं की जिंदा सेल हैं और सूक्ष्म जीवाणुओं की मृत सेल हैं। तो जो मृत सेल हैं वही फसलों का भोजन है। तो क्या हमने बताया, क्या करना क्या है, आपको खरपतवारों को इनिशियल स्टेज पर बीडीसाइड डाल के नहीं मारना, इनिशियल स्टेज पर खुरपी से निकाल के नहीं फेंकना। खरपतवारों का भी अधिकार है, वो धरती माता में उगाए हैं तो उनका कोई प्रयोजन है। प्रयोजन ये है कि वो धरती माता की सुरक्षा के लिए है, धरती माता को खाना प्रोवाइड कराने के लिए है। क्योंकि धरती माता ने सभी जीवों को वचन दिया कि मैं सबको पालूंगी, और अगर धरती में कार्बनिक पदार्थ नहीं है तो सबको कैसे पालेगी। तो धरती माता सोचती है कि अगर किसान खेती ना करे तो क्या मैं मर जाएगी, तो नहीं, हम जब गेहूं चना मटर कुछ नहीं भी बोएंगे तब भी उस खरपतवार उगाएगी, क्योंकि उसको सबकी चिंता है। हम खेती अपने लिए करते हैं, माँ सबके लिए खेती करती है। अब आपको जो करना है, अगर आप खेतों में फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहते, पेस्टिसाइड नहीं डालना चाहते, उस दशा में, और जो आपकी उपज है कोई खाद्यान्न की, वो उसमें टेस्ट वैल्यू बहुत हो, उसमें स्वास्थ्य की गारंटी हो। अगर मैंने दाल रोटी खाई है तो बीमार नहीं होने पाऊंगा। जो दाल रोटी खा रहा हूँ उसमें स्वाद बहुत ज़्यादा है, टमाटर खा रहा हूँ स्वाद बहुत ज़्यादा है, मैं चावल खा रहा हूँ बहुत टेस्टी है, बहुत पौष्टिक है। तो बहुत टेस्टी खाना खाने के लिए, बहुत पौष्टिक खाना खाने के लिए हमको सॉइल में ह्यूमस बढ़ाना पड़ेगा। हमें अच्छे उत्पादन के लिए ह्यूमस बढ़ाना पड़ेगा। हमें ज़मीन में कोई लागत, फसल के उत्पादन में लागत ना लगानी पड़े, इसके लिए हमें ह्यूमस बढ़ाने पड़ेगा। तो ह्यूमस बढ़ाना सबसे बड़ी आर्ट है। तो बढ़ेगा कैसे? हमने फसल बोई गेहूं, 1 एकड़ में मैंने 18 कुंटल गेहूं काटा, तो 18 कुंटल भूसा भी है। गेहूं बेच दीजिए, खा लीजिए, और अगर पशु हैं तो 18 कुंटल भूसा पशुओं को खिला दीजिए, पशुओं का जो मलमूत्र है वो वापस खेत को लौटा दीजिए, तो 18 कुंटल फिर वापस आ गया। आपने धान लगाया तो 16 कुंटल धान काटा, 16 कुंटल पुआल है, तो पुआल आप खेत को लौटा दीजिए। आपने मक्का की फसल बोई, चने की फसल बोई, बाग बगीचा लगाया, तो कुछ खरपतवार उगे। खरपतवार, वृक्ष बहुत बड़ा है, खरपतवार नीचे हैं, खरपतवारों को 2-2 फीट का हो जाने दीजिए। उसके बाद फिर उसको खुरपी से उखाड़ के डाल दीजिए या कैसे भी उखाड़ के डाल दीजिए, तो वो खेत में मिल जाएगा। यानी कि जब मैं अगर ये कहूँ कि ह्यूमस बढ़ाना, तो बाजार नहीं जाना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी किसान को 1 रुपया बाजार नहीं लेके जाना। आपके खेत में, खलिहान में भी इतने पदार्थ हैं कि अगर उन्हीं का मैं सदुपयोग करके बढ़ूंगा तो मैं अपनी ज़मीन में 4 साल, 5 साल, 6 साल में ह्यूमस की मात्रा बढ़ा के 1% कर लूँगा। 2 चीज़ें चाहिए। अगर कोई किसान ये जीवामृत नहीं है और वो कह रहा साहब मैं गोबर की खाद, फसलों का अवशेष ज़मीन में खूब डालता हूँ लेकिन फिर भी पैदावार नहीं बढ़ रही, तो आप समझना ये पदार्थ आप ज़मीन में चाहे जितना डाल दो, ये फसल तो खाएगी नहीं। फसलें खाएंगी जीवांश। जब इसमें जीव होंगे, जीव फंक्शन करेंगे, तो जीव मरेंगे तो मरे हुए जीवों का अंश खाएंगी फसलें। इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं, कार्बनिक पदार्थ और ये जीवाणु। कार्बनिक पदार्थ जिस खेत में ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे और जीवाणु डालेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप, मैंने बोला 1 एकड़ में अभी अगर 3.3% ह्यूमस है, तो उसका मतलब 24 कुंटल ह्यूमस है। मेरे हिसाब से 80 कुंटल होना चाहिए, तो कितना कम है? 56 कुंटल कम है।
56 कुंटल ह्यूमस बढ़ाने के लिए पहले तो मैंने बोला जीवामृत डालना पड़ेगा। दूसरा, ये जीवाणु खाएंगे क्या खेत में, क्योंकि ये तो कार्बनिक पदार्थ पर डिपेंड है। जी जैसे प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो लोग जीवामृत कई साल से डाल रहे हैं, उन्होंने कहा कि साहब हमारा उत्पादन तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उन्होंने क्या इसका रट्टा लगा लिया कि बस ड्रम में जीवामृत बनाते हैं, बहाते हैं, बनाते हैं, बहाते हैं, बनाते हैं, बहाते हैं। कई बार मैंने बोला ये जीवामृत प्राकृतिक खेती नहीं है। जीवामृत और कार्बनिक पदार्थ दोनों जब मिलते हैं तब प्राकृतिक खेती की ओर कदम आपका बढ़ेगा। जी तो जीवाणु जैसे पहली साल हमने डाले लेकिन कार्बनिक पदार्थ नहीं डाला, तो जो कार्बनिक पदार्थ खेत में पहले से था उसको तो इन्होंने डिकम्पोज करके और मर गए और कुछ फसलों को मिल गया। फिर अगले साल फिर डाला तो फिर कुछ मिल गया, लेकिन अब खेत में कार्बन ही नहीं बचा और फिर आप ये जीवामृत डाले चले जा रहे हैं। तो जीवामृत के साथ साथ कार्बनिक पदार्थ डालना, और कार्बनिक पदार्थ कहीं बाहर से लेके नहीं डालना। एक गरीब किसान कहाँ से खरीदेगा? तो उसके खेत में खलिहान में जो चीज़ें हो रही उन्हीं को रिसाइकिल करता रहे। जैसे मैं आज जहाँ बैठा हूँ, ये मेरा फार्म हाउस है और यहाँ 13 साल से कोई केमिकल नहीं लाया हूँ। 13 साल पहले ही मैं यहाँ बसा हूँ और यहाँ की किसी वनस्पति को कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता। क्यों? क्योंकि इस ज़मीन में कार्बन की मात्रा बढ़ चुकी है। तो मित्र, मेरा अनुरोध है कि अगर दिल से आप सोचते हो कि मुझे प्राकृतिक खेती करनी है, बिना लागत की खेती करनी है, तो अपनी मिट्टी को, मातृभूमि को, धरती माता को वास्तव में आप माँ माने, उसके साथ अत्याचार बंद करें और उसके साथ वो बिहेवियर शुरू करें जो बिहेवियर हमको करना चाहिए। जैसे कार्बनिक पदार्थ उसका भोजन है, कार्बनिक पदार्थ डालिए और धरती जिंदा है इन जीवाणुओं की बदौलत। तो जब कार्बनिक पदार्थ जाएगा और कार्बन जाएगा तो सॉइल की जो संरचना है ना, सॉइल स्ट्रक्चर फिर से बनेगा। ये जीवाणु अपने सॉइल में रहने के लिए जगह बना लेंगे। तो जब सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इन दो चीज़ों से अच्छी होती हैं, जीवाणुओं से और कार्बनिक पदार्थ से सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाती हैं। और जब सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाती हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक। यानी कि सॉइल की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, अगर उसको मैं समझ जाऊं, उसको इन्हेंस, उसको स्ट्रांग बना दूं, तो सॉइल में जैसे कहते हैं आज हार्डनेस आ गई। साहब पैर ही नहीं धंसता, साहब फावड़े से खुदती ही नहीं है, साहब 44 हार्स पावर का ट्रैक्टर उसको 3 इंच से ज़्यादा जोत ही नहीं पाता है, क्योंकि उसमें हार्डनेस आ गई है। हार्डनेस को ब्रेक करने के लिए, वाटर को नीचे इनफिल्ट्रेशन के लिए, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, सॉइल में एरेशन को बढ़ाने के लिए, जड़ों का विकास अच्छा हो, इसके लिए हमको केवल और केवल एक ही काम करना है कि सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को ठीक करना है। और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को ठीक करने के लिए हमें सॉइल में जितना अधिक से अधिक कार्बनिक पदार्थ डाल सकते हो डालो, और ये जीवाणु आप उसमें डालेंगे। अगर ये 2 चीज़ें मैं करने लगा तो ये समझ लीजिए आपकी खेती बिना लागत के सुचारू रूप से संभव होगी। नमस्कार।